नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। घर में बीमारी है तो कहाँ है वास्तु दोष? घर में दरिद्रता है तो कहाँ है वास्तु दोष? घर में झगड़े हैं तो कहाँ है वास्तु दोष? अपने 20 कष्टों से जानिए घर में छिपे 20 वास्तु दोष। देखिए काल चक्र। जी हाँ, क्या आपके घर भी बीमारियों ने डेरा डाल लिया है? दुख, दरिद्रता, कलेश, कष्ट लगातार आपके जीवन में बढ़ते ही चले जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं लेते। किसी न किसी बात को लेकर परिवार में आए दिन झगड़ा होता रहता है। आमदनी अच्छी है लेकिन फिर भी बरकत नहीं हो पा रही है। कभी नौकरी तो कभी कारोबार, दोनों में ही परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं आपके जीवन में। घर में बार बार हो रही चोरियां आपको हैरान और परेशान करती हैं, तो वहीं कोर्ट केस में उलझकर आप जीना भूल गए हैं अपनी जिंदगी। सब कुछ है लेकिन जिंदगी में मानो सुकून गायब हो गया है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही लगातार हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बिना देर किए आप अपने घर के वास्तु पर गौर कीजिए आज और ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने 20 कष्टों से ही अपने घर में छिपे 20 वास्तु दोषों को पहचान कर और उनके खास उपाय करके एक खुशहाल जीवन पा सकते हैं। और आइए आज की अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो पहले बात हम करते हैं वो कौन सी दिशा का वास्तु दोष है जो आपके घर में लगातार बीमारियों को बढ़ा रहा है, और इस वास्तु दोष से बचने के लिए आपको कौन से खास उपाय करने होंगे। आइए पंडित जी से सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले वास्तु दोष के बारे में बात करते हैं। देखो विनेश, पहली बात तो दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, वास्तु दोष किसी के मन की कल्पना नहीं है, या वास्तु के उपाय किसी के मन की कल्पना नहीं है, बल्कि वास्तु शास्त्र का जो निर्माण हमारे मनुष्यों ने किया है, ये प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था को वास्तु व्यवस्था कहते हैं। जैसे समुद्र का तल नीचा है, उसके जितना पश्चिम और दक्षिण में आप जाएंगे पृथ्वी की ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी जी। अगर आप कभी हिल स्टेशन के अलावा आप कभी पश्चिम और दक्षिण के किनारे कहीं गए होंगे तो वहाँ लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई, मतलब ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है। अगर आप ट्रेनों को भी देखें तो ट्रेनों में दो चीज़ें लिखी होती हैं, अप डाउन। अप लिखा होता है पश्चिम और दक्षिण दिशा की जाने वाली ट्रेनों को, और डाउन लिखा होता है पूर्व और उत्तर दिशा की ओर जाने वाली ट्रेनों को। मतलब इसका सीधा है, अप मतलब ऊपर की तरफ जा रही हैं, डाउन मतलब नीचे की तरफ जा रही हैं। ठीक है जी। तो प्रकृति के इस अनुरूप व्यवस्था के आधार पर ही हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने वास्तु व्यवस्था की कि अगर इस तरह की हमारी वास्तु व्यवस्था होगी तो इसका ये परिणाम होगा। और उसके लिए हमारे यहाँ बहुत से, जैसे वास्तु राज वल्लभ है, विश्वकर्मा प्रकाश है, वास्तु रत्नाकर है, वास्तुशास्त्र के अनेकानेक ग्रंथ हैं जो इसी आधार पर व्यवस्थित रूप से लिखे गए हैं जी। तो जैसे पूरे पृथ्वी का वास्तु है वैसे हमारे घर का वास्तु होना चाहिए। परिवार का मुखिया, किसी घर के परिवार का मुखिया या घर का कोई अन्य सदस्य अगर बार बार बहुत बीमार हो रहा है और घर का पैसा अधिकतर दवाइयों में जा रहा है, तो ज़रा आप ध्यान से देखिए, कहीं आपके घर के नैऋत्य कोण यानी पश्चिम दक्षिण के कोने पर कोई नीचा स्थान तो नहीं है। साउथ वेस्ट में कोई नीचा स्थान तो नहीं है। साउथ वेस्ट का कमरा और उसकी फर्श नीची तो नहीं है। कहीं साउथ वेस्ट में कोई गड्ढा तो नहीं है। कहीं साउथ वेस्ट के बाहर की साइड कोई गड्ढा तो नहीं है। कोई तालाब तो नहीं है, कोई नदी तो नहीं बहती है। अगर ऐसा है तो बीमारियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये बड़ा वास्तु दोष है। अगर दक्षिण और पश्चिम के कोने में कुआं है या बोरिंग है या पानी का कोई अन्य स्रोत है जो जमीन के नीचे है, तो उसे आपको, अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो हमारा विचार है कि उसे आपको बंद करवा देना चाहिए। अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में किचन बना हुआ है, रसोई बनी हुई है, तो उसे आपको अग्निकोण में स्थापित करना चाहिए।
वहाँ से किचन हटा देना चाहिए, क्योंकि वो मुखिया का स्थान है। वहाँ चूल्हा जलेगा तो यहाँ मुखिया जलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का वास्तु दोष है तो इससे बचने के लिए 2 उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, दक्षिण पश्चिम दिशा के फर्श पर लकड़ी की टाइल्स लगवाएं। अगर लकड़ी की टाइल्स नहीं लगवा सकते हैं तो ऐसी टाइल्स लगवाइए जिसका लुक लकड़ी की तरह लगता हो। और दूसरी बात, कभी भूल करके भी चमकीले टाइल्स दक्षिण पश्चिम के कोने वाले कमरे में ना लगवाएं। अगर दक्षिण पश्चिम के कमरे में कोई वास्तु दोष नहीं है और सिर्फ आपने सफ़ेद रंग का चमकीला टाइल्स लगवा दिया है तो आप विश्वास करिए वो बेसमेंट का फल देगा, वो कभी अच्छा फल नहीं देगा। अगर ऐसा आप कर चुके हैं तो आपको एक टाइल्स के ऊपर मैट लगवा देनी चाहिए ताकि वो टाइल्स की चमक ना दिखे। एक ऐसी मैटिंग करवा देनी चाहिए जिससे कि आपके टाइल्स की चमक ना दिखे। एकदम आजमाई हुई बात बता रहा हूँ आपको, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। इससे आपको तत्काल राहत मिलेगी। और मंगलवार के दिन साउथ वेस्ट माने दक्षिण पश्चिम के कोने में एक पाइप लेकर के, लोहे की पाइप लेकर के, उसको नारंगी रंग से रंग करके, ऑरेंज कलर से रंग करके और उस पर महावीरी झंडा लगा करके उसको वहाँ स्थापित कर दीजिए। इससे वास्तु दोष कम हो जाएगा और इससे काफ़ी कुछ आपको राहत मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। खूब कमाते हैं लेकिन खर्च आपकी आमदनी को हमेशा पार कर जाता है। यानी आमदनी तो आपकी अच्छी है लेकिन बढ़ता खर्च आपको परेशान लगातार कर रहा है। तो इसके लिए घर की किस दिशा का वास्तु दोष जिम्मेदार हो सकता है और इसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से वास्तु उपाय आपको करने हैं, आइए पंडित जी से अब ये जानते हैं। पंडित जी, ये बात सच है, कई घरों में कमाई बहुत अच्छी है और कहते भी हैं कि इनके यहाँ तो पैसे की कमी नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम्स क्यों पीछा नहीं छोड़ती? देखो ऐसा है बेटा, जहां तक मेरा अध्ययन है, अगर किसी की जन्म कुंडली देखी जाती है तो उसमें अगर सूर्य 12वें भाव में हो तो पिता के उत्तरदायित्व को निभाने में आदमी परेशान रहता है। चंद्रमा हो तो माता की बीमारियों पर आदमी का धन जरूरत से ज़्यादा व्यय होता है। मंगल अगर हो तो भाई बहनों के कारण धन हानि हो जाती है। बुध अगर हो तो मित्र धोखा दे जाते हैं। बृहस्पति हो तो ऐसा आदमी इतना बढ़ चढ़कर धर्म में खर्च कर देता है कि परेशान हो जाता है। शुक्र अगर हो तो ऐसा आदमी पत्नी या प्रेमिका के चक्कर में अपने धन का नाश कर देता है। अगर शनि हो तो ऐसे आदमी के नौकर और मजदूर धोखा देते हैं जिसके कारण आदमी बर्बाद हो जाता है। राहु हो तो बीमारी पर, कर्ज पर और लॉटरी सट्टा जुए पर आदमी का पैसा बर्बाद होता है। केतु हो तो बीमारी पर और मतलब कि नाना प्रकार के दुर्व्यसनों पर धन की बर्बादी होती है। लेकिन वास्तु दोष की अगर बात करें तो आपके घर में अगर आमदनी से ज़्यादा खर्च हो रहा है तो जरा आप उत्तर और दक्षिण दिशा पर अपने ध्यान दीजिए। उत्तर दिशा में अगर गंदगी है या उत्तर दक्षिण दिशा की तुलना में ऊंचा है, मतलब उत्तर की फर्श ऊंची है, दक्षिण की फर्श नीची है, अगर ऐसा है तो आपके घर में कभी लक्ष्मी का अस्थायी वास नहीं हो सकता है। हर समय दक्षिण का भाग ऊंचा होना चाहिए, उत्तर का भाग नीचा होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था, अप और डाउन इसीलिए समझाया। पानी का फ्लो हर समय दक्षिण से उत्तर की तरफ होना चाहिए, न कि उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये प्रकृति के विरुद्ध व्यवस्था हो जाती है। तो ऐसे में लक्ष्मी का अस्थायित्व पाना तो मुश्किल ही है, पैसे का रुकना मुश्किल ही है, पैसा टिक नहीं पाएगा। तो देखिए इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए। इसके लिए उपाय ये करना चाहिए कि पहली बात तो अगर संभव है तो दक्षिण की फर्श को ऊंचा कर देना चाहिए। उत्तर की फर्श से 2 सेंटीमीटर दक्षिण की फर्श को ऊंचा कर देना चाहिए। परमानेंट इलाज तो ये है। और टेम्प्रोरी इलाज ये है कि घर की उत्तर दिशा में एक पारे का श्रीयंत्र स्थापित करना चाहिए और उसको दक्षिणावर्ती शंख से रोज अभिषेक करना चाहिए और श्री सूक्तम का सुबह शाम पाठ करना चाहिए।
जब तक पूजा हो तब तक घी का दिया जलते रहना चाहिए और श्री यंत्र की पूजा हर समय करनी चाहिए और हो सके तो अष्टमी के दिन ललिता सहस्रनामावली से गुलाब की पंखुड़ियाँ, रोली और चावल, ये तीनों चीज़ मिला करके और ललिता सहस्रनामावली में जो 1000 नाम दिए हुए हैं उन नामों से श्री यंत्र का अर्चन भी करना चाहिए। ये उपाय अगर लगातार 6 महीने हो जाए तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास हो ही जाएगा। घर के उत्तर पूर्व दिशा में ईशान कोण में तुलसी और केले का एक एक पौधा लगा देना चाहिए, लेकिन जमीन में नहीं लगाना चाहिए। दोनों पौधे गमले में ही लगाना चाहिए। हाँ, अगर दक्षिण पूर्व दिशा में दरवाजा है और खाली जमीन पड़ी हुई है, प्लॉट है, तो वहां आप जमीन में भी लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। लेकिन केले का पेड़ इतना बड़ा ना होना चाहिए कि वो बहुत बड़ा हो जाए। केले का पेड़ घर के नज़दीक छोटा ही होना चाहिए। उसे अगर आप गमले में लगाएंगे तो जब बड़ा होना होगा तो उसको आप कहीं धर्मस्थान में दे सकते हैं, कहीं अन्यत्र उसका स्थानांतरण कर सकते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा जो घर की होती है, जिसको अग्निकोण कहते हैं, किचन के दक्षिण तरफ, वहाँ मनी प्लांट के 2 गमले लगा दें और गमलों में सीधी ऐसी लकड़ी खड़ी कर दें कि मनी प्लांट उसी के सहारे ऊपर जाए, फर्श पर न टहले। मनी प्लांट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार अवश्य होगा। मनी प्लांट अगर जमीन पर लेट कर चलेगा तो विकास अवरुद्ध होगा। इसलिए मनी प्लांट को कोशिश करें कि हर समय वो ऊपर की तरफ बढ़े। ये अगर वास्तु दोष का उपाय कर लिया जाए तो राहत जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कहते हैं जिस घर में कलेश रहता है उस घर में लक्ष्मी वास बिल्कुल नहीं करती हैं। तो अगर बढ़ रहे कलेश की वजह से आप हमेशा तनाव में रहते हैं तो आपको अपने घर की किस दिशा पर गौर करना चाहिए और किस दिशा का वास्तु दोष घर में कलेश करवाता है और कौन से उपाय हमें इस परेशानी से बचा सकते हैं, आइए पंडित जी से अब आपके लिए जानते हैं। पंडित जी, अब ऐसा तो है नहीं है कि बिल्कुल झगड़ा ना हो, बिल्कुल कलेश ना हो, कोई ना कोई तो टॉपिक ऐसा हो जाता है या कोई ऐसी बात हो जाती है जिसमें परिवार में झगड़े हो जाते हैं। लेकिन जहाँ ज़्यादा झगड़े हैं और उससे घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके लिए क्या करें? देखो विपनेश, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो है आज समाज में अध्यात्म का ज्ञान न होना, पहला कारण है। और दूसरा कारण जो है वास्तु दोष भी है। देखो, जैसा खाएं अन्न वैसा बनेगा मन। अगर कोई आदमी शराब पी ले तो उससे आप बुद्धिमानी की कल्पना नहीं कर सकते। और अगर आदमी कोई गंगा जल पी करके और शुद्ध सात्विक अन्न खाए तो उससे आप कुछ बुराई की भी आशा न करें। लेकिन आप कहते हैं कि सब चीज अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अति बेकार होती है। हाँ, अति सर्वत्र निंदित है। किसी चीज की अति जो है निंदित है। तो जैसे कहने का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। अगर अध्यात्म ये कहता है कि हर मनुष्य के अंदर एक ही भगवान है जो सारे मनुष्यों के अंदर है, अगर ये आध्यात्मिक ज्ञान हो जाए, अगर मुझे ये पता चल जाए विपनेश के अंदर भी वही तत्व है जो मेरे अंदर है, दोनों में किंचित मात्र भी भेद नहीं है, केवल ये शरीर दोनों के बाहरी आवरण जो है ये अलग अलग पोशाक हैं, बाकी आत्म तत्व से हम दोनों एक ही हैं। अगर हमें ये बात पता चल जाए तो जैसे हमारे दांत से जीभ कट जाती है तो हम दांत तो नहीं तोड़ते ना। बिल्कुल। उसी तरह से अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य कुछ गलत भी कर रहा है तो हम उससे झगड़ा क्यों करेंगे? हम ये मान लेंगे कि हमारे दांत से ही हमारी जीभ कट रही है, हम उसको परिमार्जित करने की कोशिश करेंगे, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, हम उसको सहने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे ही दांत से, दांत हमारा ही है ना, लेकिन हमारी ही जीभ को काटता है तो हम दांत तो नहीं तोड़ते हैं। तो कहने का आशय ये है कि अगर आपके घर में बहुत कलेश रहता है तो आग्नेय कोण माने साउथ ईस्ट पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि साउथ ईस्ट जो है इसका स्वामी शुक्र है। अगर ये दिशा दोषपूर्ण है तो परिवार में हर रोज कलेश होगा। दक्षिण पूर्व दिशा में आप पानी की टंकी बनवा लीजिए, बोरिंग करवा दीजिए, वहाँ पर पानी का स्रोत करवा दीजिए, वहाँ बाथरूम बना लीजिए, तो निश्चित है कि घर में विवाद होगा।
वहाँ किचन के अलावा कोई चीज़ शुभकारी नहीं है। और अगर वो कोना नीचा है तो ये समझ लीजिए कि अनर्थ का मूल है। दक्षिण पूर्व दिशा में अग्नि और जल का स्रोत दोनों ही पास में है, तो इनको अलग रखना चाहिए। जैसे आपके किचन में सिंक और चूल्हा दोनों, सिंक को ईशान कोण में रखें, चूल्हे को अग्नि कोण में रखें, और दोनों में कम से कम 4 से 5 फीट का डिस्टेंस जरूर होना चाहिए। कभी भूल करके सिंक को साउथ वेस्ट में न लगा दें, सिंक को कभी साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में न लगा दें, सिंक को हर समय नॉर्थ ईस्ट में ही लगाएं, उस कमरे के नॉर्थ ईस्ट में। पूरे घर के नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, किचन के वास्तु दोष की बात कर रहा हूं। तो इस तरह के वास्तु दोष से बचने के लिए अगर वहां किचन नहीं है तो कमरे में एक लाल बल्ब लगाना चाहिए। किचन की स्लैब अगर किचन बनी हुई है और कोई दोष है तो उसके प्लेटफॉर्म पे लाल ग्रेनाइट का पत्थर लगवाना चाहिए, और हो सके तो लाल ग्रेनाइट की फर्श भी लगवानी चाहिए। इससे वास्तु दोष दूर हो जाता है और निश्चित रूप से कलह कलेश की स्थिति अपने आप ठीक हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि बार बार कीमती चीजों का नुकसान और बार बार घर में हो रही चोरियों के लिए घर की किस दिशा का वास्तु दोष जिम्मेदार होता है, और इस तरह के दोष से बचने और बार बार हो रहे नुकसान को रोकने के लिए कौन से उपाय कारगर साबित आपके लिए होंगे, जानते हैं। पंडित जी, क्या चोरियां जो होती हैं उसके पीछे भी कोई वास्तु दोष है? वास्तु दोष का मतलब कि अगर घर में वास्तु दोष होगा तो उस घर के लोग लापरवाह होंगे। अगर घर में कुछ ऐसे वास्तु दोष होते हैं जिस घर के लोग भुलक्कड़ और मतलब कि लापरवाह होते हैं। लापरवाही का सबब है, जैसे कोई आया आपके घर का व्यक्ति और कोई कीमती सामान आपको दिया कि ये ले जाओ रख दो, आपने ले जाके रखने में आलस्य दिखाई और आप बैठे हो सोफे पर, और फिर किसी ने कहा कि ज़रा एक गिलास पानी देना या चाय देना, आप किचन में गई, सामान को वहीं आपने छोड़ दिया और आप फिर भूल गई। फिर आपको याद नहीं आया कि मुझे कुछ रखना है, कुछ देर बाद आपको याद आया, तब तक पता लगा सामान वहाँ से गायब है। फिर आप पागलों की तरह सर पीटोगे, कहाँ हुआ, किसने लिया। तमाम लोगों के ऊपर आपके शक जाएंगे, तमाम लोगों के ऊपर आपकी दिमाग जाएगा और एक बेचैनी बढ़ेगी। तो अलर्ट न होना भी एक प्रकार से जो है इसका कारण है। तो आपके घर में अक्सर अगर चोरी हो जाती है या कीमती चीज़ों का नुकसान हो जाता है तो इसका कारण घर का दक्षिण पश्चिम कोण हो सकता है, साउथ वेस्ट की कमी हो सकती है। दक्षिण पश्चिम कोण खुला है या नीचा है तो घर में नुकसान और चोरी होती ही रहेगी। अगर साउथ ईस्ट की एंट्री है, अगर आपके घर में साउथ ईस्ट की एंट्री है, तब तो ये निश्चित रूप से धनहानि का एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर मजबूरी है कि साउथ डायरेक्शन के घर में रहना आपकी मजबूरी है, तो कम से कम यार कंपास से आप देख लीजिए साउथ वेस्ट में आपका इंट्रेंस ना हो, उसको साउथ में कर लीजिए, साउथ ईस्ट में कर लीजिए। लेकिन साउथ वेस्ट का अगर डायरेक्शन है आपके इंट्रेंस गेट का, तो ऐसे वास्तु को त्याग दीजिए, उसमें कभी आप सुकून से नहीं रह पाएंगे, या वो रास्ता बंद कर दीजिए। और दक्षिण पश्चिम के कोने में एक राहु का यंत्र स्थापित कर दीजिए। इस दोष से बचने के लिए घर में भूरे रंग का एक कुत्ता भी आप पाल सकते हैं और काले रंग के 2 कुत्ते भी पाल सकते हैं, इससे भी आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बहुत सारे उपायों के बाद भी अगर आप संतान के सुख से वंचित हैं या संतान सुख मिल ही नहीं रहा है या मिल गया है लेकिन उसकी सेहत हमेशा खराब रहती है, आपको अपने घर की किस दिशा पर गौर करना चाहिए, किस दिशा का वास्तु दोष संतान सुख से दूर रखता है और कौन से उपाय करके आप इस वास्तु दोष से मुक्ति पा सकते हैं, पंडित जी से अब ये जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, संतान सुख तो पूर्व जन्म के प्रारब्धों के अनुसार होता है, ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र मानता है। और संतान सुख में बाधक 16 प्रकार के दोष होते हैं। अगर पति पत्नी में कोई शारीरिक कमी नहीं है, इसके बावजूद भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, और संतान सुख माने बच्चा पैदा तो हो रहा है लेकिन आए दिन वो बीमार रहता है, हर समय उसको लेकर के मन में चिंता बनी रहती है और उसे लेकर के हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो आप जरा सा अपने घर का पूरब दिशा पर ध्यान दीजिए।
पूरब दिशा अगर किसी प्रकार के दोष से युक्त है तो संतान सुख में रुकावट बनती है। अब पूरब दिशा का क्या आप ध्यान देंगे? पूरब दिशा में पहला ध्यान देना है, कहीं वहाँ आपने कूड़ेदान तो नहीं रखा है, कहीं उस डायरेक्शन में आपके गंदगी तो नहीं है, कहीं उस डायरेक्शन में आपने खिड़की तो बंद नहीं की है, क्योंकि पूरब दिशा जो है सूर्योदय की दिशा है और वहाँ खिड़की जरूर होनी चाहिए। दरवाज़ा अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खिड़की और रोशनदान जरूर होना चाहिए ताकि सूर्योदय की किरणें घर में आ सकें और उस कमरे में अंधेरा न रखें। पूरब दिशा कभी भी आपके घर की दक्षिण या पश्चिम दिशा से ऊंची नहीं होनी चाहिए और पूरब दिशा में सीढ़ियां भी नहीं होनी चाहिए। अगर पूरब दिशा में सीढ़ियां बनेंगी और ख़ास करके लेफ्ट टर्न अगर सीढ़ियां बन गई, वामावर्ती सीढ़ियां बन गई, माने सीढ़ी पे चढ़ते समय आप बाएं हाथ मुड़ रहे हैं, तो पक्का ये वास्तु दोष है, इसमें संतान हानि होती है। पूरब दिशा के दोष को दूर करने के लिए गोपाल यंत्र पूजा स्थान में स्थापित करना चाहिए और पूरब दिशा की दीवार पर 7 फीट की ऊंचाई पर एक घड़ी लगानी चाहिए। 5 फीट की ऊंचाई पर बड़ा सा आईना लगाना चाहिए। पूरब के कमरे में एकदम सफ़ेद चमकीला टाइल्स लगाना चाहिए। इससे राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। और जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं, क्या आपका मन भटकने लगता है? दान पुण्य की जब भी आप बात करते हैं या आपके सामने होती हैं, तो क्या आप हमेशा उनको अनदेखा कर देते हैं, अनसुना करने लगते हैं? मन आपका शांत रहता है, सब कुछ है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। ऐसे में इन सभी परेशानियों के लिए घर की किस दिशा का वास्तु दोष जिम्मेदार है और इस तरह के दोषों से मुक्ति पाने के लिए कौन से उपाय आपको करने होंगे, ये रामबाण साबित हो सकते हैं आपके लिए। पंडित जी बताइए। देखिए, परिवार में किसी का भी मन अगर पूजा पाठ और दान पुण्य में नहीं लगता है, मन हमेशा अशांत रहता है, एकाग्रता की कमी है, तो अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा पर जरूर ध्यान दीजिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा जितनी ज़्यादा दोषपूर्ण होगी, मन और मस्तिष्क पर उसका उतना ही बुरा और गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब उत्तर पूर्व दिशा में क्या होगा? जैसे उत्तर पूर्व दिशा में टॉयलेट है, तो आप मानो ना, साक्षात भगवान आकर के आपके घर में अगर सुख देना चाहें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं तब भी सुखी आप नहीं हो सकते, या कोई सुखी नहीं हो सकता। अगर गंदगी है पूरब दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, कूड़ा घर का इकट्ठा किया जाता है, कूड़ेदान वहां रखा हुआ है, सीढ़ी वहां पर है, टॉयलेट बना हुआ है वहां पे, तो आप समझ लीजिए कि घर के लोग चाहे जितना भगीरथ प्रयास करें, लेकिन परिस्थितियां कभी अच्छी नहीं हो सकती। अगर पूजा घर भी आपने बना लिया है मान लीजिए, और टॉयलेट भी नहीं है, लेकिन उसमें आपने 2 छत्ती बना दी है, वहां आपने अलमीरा रख दिया है, वहां आपने घर में सामान ठूस ठूस करके स्टोर रूम बना दिया है, तब भी उसका बुरा असर होगा। वहां ऐसे लोग शयन करते हैं जो सांसारिक भोगों में रत हैं, तब भी वास्तु दोष लगेगा। उस कमरे में 14 साल के नीचे के उम्र के बच्चे शयन कर सकते हैं या 70 साल के उम्र से बड़े बुजुर्ग सो सकते हैं, लेकिन पूजा का जो मंदिर है उससे ज़्यादा बेड की ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। ये बात भी गौर करने की है। और रात में जब सोएं तो मंदिर के सामने पर्दा लगा दें, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। और हमेशा उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजा पाठ करें, ध्यान योग या प्राणायाम करें। और इस दोष से बचने के लिए घर में उत्तर पूर्व दिशा में लकड़ी का मंदिर रखें। 8 अंगुल से ऊपर की कोई भी मूर्ति घर में ना रखें। पंचमुखी हनुमान का चित्र दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके लगाएं, साउथ फेसिंग। इससे आपका वास्तु दोष दूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किस दिशा का वास्तु दोष घर के बच्चों को जिद्दी, आलसी और पढ़ाई में कमजोर बनाता है। साथ ही ऐसे वास्तु दोष से बचने के लिए कौन से उपाय आपके लिए कारगर साबित होंगे, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, बच्चे अक्सर आलस कर जाते हैं और कुछ बच्चे तो बहुत ही आलस में रहते हैं, तो ये भी एक तरीके का वास्तु दोष है। सच्ची बात तो ये है कि क्या कहूँ, देश काल परिस्थिति के अनुसार बच्चों के ऊपर भी असर पड़ रहा है। आज मोबाइल राजा ऐसे आ गए हैं कि बच्चे बचपन से ही जो है कार्टून देख देख करके और उसी से बोलना सीख रहे हैं और उसी से एक्टिंग करना सीख रहे हैं, और उनका पढ़ाई में एकाग्रता नहीं हो पा रही है।
अब माँ बाप हैं, अगर बच्चा शरारत करने लगता है तो तुरंत उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, अच्छा तुम बैठ के देख लो। अरे यार क्या कर रहे हो, बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? बच्चों के हाथ में मोबाइल जाने का मतलब समझते हो? उनकी बौद्धिक स्तर को आप जला रहे हो। बच्चों का पढ़ाई में अगर मन नहीं लगता है तो उत्तर पूर्व दिशा में कोई दोष जरूर होगा। ऐसे में जितना हो सके उत्तर पूर्व दिशा को साफ सुथरा रखिए और कोई भारी सामान उस कमरे में मत रखिए। पढ़ते समय बच्चों का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। एक सरस्वती का चित्र वीणा वादिनी का लगा दीजिए वहाँ पर। हो सके तो एक तांबे के प्लेट में एक कछुआ, चाहे वो क्रिस्टल का कछुआ हो, चाहे वो स्फटिक का हो, चाहे वो कछुआ तांबे का हो, पानी भर करके उसमें रख दीजिए। फिर देखिए बच्चे कैसे पढ़ाई में मन लगाते हैं। और तांबे की गहरी प्लेट में कछुए की मूर्ति रखकर पानी भर दीजिए। इससे फिर देखिए कैसे आपको राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए कालचक्र। घर में बीमारी है तो कहाँ है वास्तु दोष? घर में दरिद्रता है तो कहाँ है वास्तु दोष? घर में झगड़े हैं तो कहाँ है वास्तु दोष? अपने 20 कष्टों से जानिए घर में छिपे 20 वास्तु दोष। देखिए काल चक्र। बीमारी है तो कहाँ है वास्तु दोष? घर में दरिद्रता है तो कहाँ है वास्तु दोष? घर में झगड़े हैं तो कहाँ है वास्तु दोष? अपने 20 कष्टों से जानिए घर में छिपे 20 वास्तु दोष। देखिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। कैसे आप अपने 20 कष्टों से अपने घर में छिपे 20 वास्तु दोषों को पहचान सकते हैं और समय रहते खास उपाय करके अपने जीवन से दुख, दरिद्रता, कलेश और तमाम कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं विस्तार से। तो चलिए अपनी आज की महत्वपूर्ण चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए, बिना किसी कारण अगर आपके पड़ोसियों से आपके रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं तो इसके लिए कौन सा वास्तु दोष जिम्मेदार हो सकता है और ऐसे वास्तु दोष से बचने के लिए कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ये तो आम बात है, पड़ोसियों से झगड़ा होना, कहासुनी होना, तो क्या इसके पीछे भी घर का वास्तु दोष जिम्मेदार रहता है? देखिए, आप जहां भी रहते हैं वहां आपका अपने पड़ोसियों से अगर हर समय झगड़ा होता रहता है तो अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा पर आप ध्यान दीजिए। उत्तर पश्चिम दिशा को रुदन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? रुदन कोण, कोप स्थान। अगर आप उत्तर पश्चिम दिशा में निवास करते हैं, उस बेडरूम में आप रहते हैं और वो उत्तर पश्चिम दिशा से हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पश्चिम दिशा 1 सेंटीमीटर नीचे होनी चाहिए, वरना वास्तु दोष हो जाएगा। और घर का मुखिया अगर इस कमरे में सोएगा तो पड़ोसी क्या, पूरी दुनिया से उसकी दुश्मनी होगी। तो ऐसे में अगर मजबूरी है कि उस कमरे में रहना ही है तो जो उस कमरे में निवास करे उसे अव्वल तो चाहिए कि पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करे। अगर हो सके तो पूरे पंचमुखी रुद्राक्ष की माला धारण करे और उत्तर पश्चिम के कोण में पश्चिम की दीवार पर एक रुद्राक्ष की माला टांग दे। इससे समस्या का समाधान हो सकता है। और इस दोष से बचने के लिए शनिवार की शाम पीपल के नीचे काली मिर्च और घी से ओम शत्रुघ्न स्वाहा बोलते हुए 20 आहुति हवन भी करे। निश्चित रूप से इससे आपके दूसरों से संबंध अच्छे हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और कौन सा वास्तु दोष होने पर आपको घर में काम करने वालों का सुख कभी नहीं मिलेगा? साथ ही ऐसे वास्तु दोष से बचने के लिए कौन से उपाय चमत्कारी साबित होंगे, आइए अब ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज्योतिष में कहते हैं कि काम करने वाले, आपके सहयोगी या आपके अधीनस्थ काम करने वाले, आपके कर्मचारी या आपके नौकर आपको तभी सुख देंगे जब आपकी किस्मत में सुख लिखा होगा।
कुछ लोगों को तो मैं ऐसे जानता हूँ जहाँ नौकर मालिक की तरह हुकूमत करते हैं और मालिक नौकर की तरह हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि एक नौकर जो आता है वही उसी ढर्रे पे ढर जाता है। तो आप अपने घर में काम करने वालों के कारण और उनके व्यवहार के कारण परेशान हैं, तो अपने घर की पश्चिम दिशा पर ध्यान दीजिए। आपके घर की पश्चिम दिशा पूरब की तुलना में अगर नीची है तो ऐसे में नौकरों से आपको कष्ट मिलेगा और आपके नौकर कभी विश्वसनीय नहीं हो सकते। ऐसे में घर की पश्चिम दिशा में एक आपको शनि यंत्र लगाना चाहिए और इस दोष से बचने के लिए घर की पश्चिम दिशा में शमी का एक पौधा गमले में लगाना चाहिए और हर शनिवार के दिन उसमें जल और सरसों के तेल का दिया, ये 2 काम जरूर करना चाहिए। और अगर हो सके तो पश्चिम दिशा की फर्श चमकीली नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। अगर हो सके तो पश्चिम दिशा की फर्श को भी आप लकड़ी के आकार की जो टाइल्स आती है मार्केट में, जो लकड़ी दूर से देखने में ऐसा लगता है कि लकड़ी का फ्लोर है, तो लकड़ी जैसी जो टाइल्स होती है उसको आप लगवा सकते हैं। लेकिन अगर चमकीली टाइल्स आपने लगवा ली है तो आप उस पर मैटिंग करवा दीजिए, पूरा उस पर कारपेट लगवा दीजिए ताकि वो टाइल्स दिखे ना, इससे भी वो वास्तु दोष रुकेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी आज की चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से आप सुनिए। आगे बढ़ते हैं चर्चा में। बच्चों की शादी में आ रही रुकावटों के लिए घर की किस दिशा का वास्तु दोष जिम्मेदार है, साथ ही इससे बचने और जल्दी शादी के लिए कौन से वास्तु उपाय आप कर सकते हैं, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, बहुत सारे माता पिताओं का सवाल है जो अक्सर कॉल के दौरान पूछते भी हैं, तो इसके लिए कौन से घर की जो वास्तु दोष है वो जिम्मेदार है जो शादी नहीं हो रही है बच्चों की? देखो, वैसे अगर जन्म कुंडली को देखा जाए तो जन्म कुंडली में बृहस्पति सप्तम भाव में होगा तब भी विवाह में देरी होगी। पापक ग्रह शनि केतु राहु सप्तम भाव में होंगे तब भी विवाह में देरी होगी। सप्तम भाव पर अगर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी तब भी शादी में देरी होगी। शुक्र अगर अस्त होगा तो भी विवाह में विलंब होगा। शुक्र नीच राशि में होगा तब भी विवाह में विलंब होगा। तो ये सब ऐसे कारण हैं जो इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के विवाह में विलंब के लिए संकेत करते हैं। 4 भाई बहन हैं तो उसमें 3 की शादियां समय से हो जा रही है, 1 की शादी में महाविलंब हो रहा है, तो उसको केवल वास्तु दोष से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है, इससे व्यक्तिगत कुंडली का भी असर होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ इतना ज़रूर है कि अगर घर के उत्तर पश्चिम के कोने में कोई दोष है, वास्तु दोष है, तो निश्चित है कि ऐसे में विवाह में विलंब होता है। हाँ, लेकिन विवाह योग्य लड़की और लड़के को अगर आप दक्षिण दिशा में और दक्षिण पश्चिम दिशा में उनके सोने की व्यवस्था किए हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप दौड़िए, लेकिन शादी नहीं होगी। और जिसकी शादी करना है उसको उत्तर पश्चिम वाले कमरे में सुलाइए। अगर उत्तर पश्चिम में कमरा नहीं है, ड्राइंग रूम है मान लीजिए, तो रात में एक फोल्डिंग चारपाई रखिए और जिसकी शादी होने वाली है उसको ड्राइंग रूम में ही कुछ दिन सोने के लिए कह दीजिए। देखिए कैसे, अगर लड़की है तो देखिए कैसे उसकी शादी शीघ्र हो जाती है। अगर लड़का है तब उसको ड्राइंग रूम में मत सुलाइएगा, क्योंकि लड़के को सुलाएंगे वो घर से बाहर कहाँ जाएगा भाई, उसे तो घर में ही रहना है। तो उसको आप हर समय पूरब के कमरे में कमरा दीजिए। पूरब के कमरे में अगर सोएगा तो उसका विवाह शीघ्र हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, उत्तर पश्चिम में अगर आप नवदुर्गा यंत्र स्थापित करेंगे तो लाभ मिलेगा। इस दोष से बचने के लिए केले के 2 पेड़ घर के ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। घर से बाहर लगाइएगा और 16 दिनों तक केले के पेड़ में जल और हल्दी डलवाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर घर, मकान, दुकान या फैक्ट्री में काम आने वाली मशीनें बार बार खराब हो रही हैं तो आपको घर की किस दिशा पर गौर करना चाहिए, इसके लिए किस दिशा का वास्तु दोष जिम्मेदार है और ऐसे वास्तु दोष से बचने के लिए कौन से खास उपाय आप कर सकते हैं, अब ये जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण अगर बार बार खराब हो रहे हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे टेलीफोन हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, अगर ऐसा कुछ है तो घर की पश्चिम दिशा पर ही ध्यान देना जरूरी है। पश्चिम दिशा में शनि यंत्र या मत्स्य यंत्र स्थापित करने से पश्चिम दिशा का वास्तु दोष दूर होता है। इस दोष से बचने के लिए घर की पश्चिम दिशा में शमी का पौधा लगाना चाहिए और शनिवार के दिन शमी के पेड़ का पूजन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
आमदनी अच्छी है, यानी कि हम आपकी इनकम की बात कर रहे हैं। परिवार में सुख शांति है, हर तरह का सुख आप भोग रहे हैं, यानी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन फिर भी आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन का चैन भी गायब है, आलस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि किसी भी काम में अब आपका मन नहीं लगता। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो घर की किस दिशा पर आपको गौर करना चाहिए और इस तरह के वास्तु दोष से बचने के लिए कौन से महा उपाय आप कर सकते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, ये जो तुम कह रही हो कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, इसके बाद भी आपकी रातों की नींद गायब है ना, तो इसको तो हम ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखें तो सीधा सा मतलब है कि विष योग है उसकी कुंडली में। विष योग कहते हैं चंद्रमा शनि दोनों एक साथ हो जाएं तो इसको विष योग कहते हैं। और ये सबसे भयंकर तब हो जाता है जब ये 8वें मृत्यु भाव में हो जाए जी। तो ऐसे आदमी को राजा के पद पे बैठा दो, दुनिया के सारे सुख उसको मिल जाएं और दुनिया पूरी उसके आदेश को माने, परिवार उसका अच्छा हो, पत्नी बच्चे अच्छे हों, लेकिन वो ना तो रात में सो पाएगा और ना उसे सुख की अनुभूति होगी, क्योंकि उसके दिमाग में अनायास इतने नकारात्मक विचार चलेंगे जिससे वो उलझा रहेगा और उसको नींद नहीं आएगी। आंख बंद करते ही डरावने भयानक सपने आने लगेंगे जी। तो ये ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो इसके लिए विष योग जिम्मेदार होता है। हाँ, विष योग के अलावा चंद्रमा के आगे और पीछे 2 पापक ग्रह हो जाएं तब भी ये योग बनता है। चंद्रमा पापक ग्रहों के बीच में हो जाए तब भी ये योग बनता है। चंद्रमा पर शनि राहु केतु की दृष्टि हो जाए तब भी ये योग बनता है। समझ रहे हो ना जी, जी। तो इस दोष से बचने के लिए चलिए वास्तु का उपाय तो अपनी जगह पे है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अब देखो जैसे राम का वनगमन हुआ तो उसमें अयोध्या में कौन सा वास्तु दोष था, और जब राम फिर आए और वहां राजा बन गए तो किस वास्तु दोष का समाधान किया गया था। लंका में कौन सा वास्तु दोष था कि विभीषण को लात खाना पड़ा, और लंका से कौन सा वास्तु दोष दूर हुआ कि विभीषण वहां का राजा हो गया। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कुछ तो किस्मत भी होती है। वास्तु दोष ही 100% नहीं उसके लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए अंधविश्वास में मैं आप लोगों को नहीं डालना चाहता हूँ। कुछ आपकी किस्मत भी है, उसके साथ कुछ वास्तु दोष भी है। अगर आप अच्छा कमाते हैं, आपका परिवार बहुत अच्छा है, आपके जीवन में हर सुख है, फिर भी आपको नींद नहीं आती है या शरीर में आलस्य बना रहता है, तो आपके घर की उत्तर दिशा में कोई दोष होगा। उत्तर दिशा में क्या दोष हो सकता है? उत्तर दिशा या तो ऊंची होगी, या उत्तर दिशा में सीढ़ी होगी, एंटी क्लॉक सीढ़ी बनी होगी, या उत्तर दिशा में गंदगी होगी। तो ये सब दोष हो सकता है। इसके लिए आपको अगर सही में आप सुख नहीं महसूस करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप अपने पूजा स्थान में उत्तर पूर्व दिशा में बैठ जाइए सुबह शाम, और बाएं हाथ में दाहिने हाथ को नाभि पर रखकर गर्दन को सीधी करके मेरुदंड को सीधा करके ओम सोचते हुए मन में श्वास को नाभि तक ले जाइए और जूम सा सोचते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालिए। ये क्रिया आप 12 मिनट सुबह 12 मिनट शाम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको 40 दिनों के अंदर चमत्कार ना दिखाई पड़े तो फिर आप कहिएगा। हाँ, अपने घर की उत्तर दिशा में घर के बाहर आंवले का पेड़ लगा दीजिए और नवमी तिथि पर आंवले के पेड़ की पूजा करते रहिए। इससे भी आपके मन में शांति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। घर की किस दिशा का वास्तु दोष आपको कानूनी मामलों में फंसाता है, आपको झगड़ालू और क्रोधी बनाता है? साथ ही ऐसे वास्तु दोष को खत्म करने के लिए कौन से उपाय कारगर साबित आपके लिए हो सकते हैं, आप पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी अब इस बारे में बताइए। देखिए, अगर आप कानूनी मामलों में फंस चुके हैं, झगड़ा और विवाद होता ही रहता है, तो अपने घर की दक्षिण दिशा पर ध्यान जरूर दें। दक्षिण दिशा उत्तर या पूर्व दिशा की तुलना में खुली और हवादार अगर है तो इस तरह का कष्ट बना रहता है। ऐसे में दक्षिण दिशा में खिड़की और दरवाजे हैं तो उनको हमेशा बंद करके रखना चाहिए। उत्तर दिशा अगर ऊंची है तो ये दुखदाई है। दक्षिण दिशा में हनुमान यंत्र या बगलामुखी यंत्र स्थापित करें। इस दोष से बचने के लिए शनिवार की शाम पीपल के नीचे काली मिर्च और घी से ओम शत्रुघ्न स्वाहा बोलते हुए 20 आहुति हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी।
घर में एक स्थान ऐसा भी होता है जहां सामान रखने से घर में नेगेटिविटी लगातार बढ़ने लगती है, परिवार से खुशियां कोसों दूर चली जाती हैं। कौन से हैं वो स्थान और उस स्थान के वास्तु दोष से बचने के लिए क्या करना है आपको जानते हैं। तो पंडित जी, घर में वो कौन कौन से कोने हैं, वो कौन कौन सी दिशाएं हैं जहां हमें गौर करने की ज़रूरत है? देखो, ऐसा है, आपको अपने घर में हमेशा अगर निगेटिविटी महसूस होती है, नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, ऐसा लगता है कि आपके परिवार को किसी की बुरी नज़र लगी है, तो अपने घर का ब्रह्मस्थान देखिए। ब्रह्मस्थान कौन सा होता है? वो ब्रह्मस्थान होता है जो घर का एकदम मध्य केंद्र बिंदु होता है। चाहे आयताकार घर हो, चाहे वर्गाकार घर हो, उसको ऐसे नापिए कि वो घर का ठीक एकदम केंद्र बिंदु बने, और उस केंद्र बिंदु से जितना पूरब हो उतना पश्चिम हो, जितना उत्तर हो उतना दक्षिण हो, तब वो केंद्र बिंदु माना जाएगा। उस केंद्र बिंदु में अगर कोई भी सामान होगा, या उसके ऊपर बीम होगा, या वहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो रही होंगी, या वहाँ कोई भारी सामान रखा होगा, तो दिमाग पर बोझ हर समय बना रहेगा, और ये भारी वास्तु दोष है। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहते हैं कि ब्रह्म स्थान पर कभी भूलकर जूता चप्पल पहन करके भी नहीं जाना चाहिए, और ब्रह्म स्थान पर एक अगर कागज का टुकड़ा भी गिरा हुआ है तो वो भी दोष करता है। ब्रह्म स्थान को हर समय साफ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए। पहले, आज के 50 साल के पहले की बात बता रहा हूँ, जब घरों में आंगन बनते थे, बीचों बीच आंगन होता था, उसकी लंबाई उत्तर दक्षिण ज़्यादा होती थी, पूर्व पश्चिम कम होती थी, वो चंद्रवेदी होता था, तो उसके बीचों बीच मकान के लोग एक गमले में तुलसी का पौधा लगाते थे। तुलसी का पौधा ब्रह्मस्थान में लग सकता है क्योंकि उसको हरिप्रिया कहते हैं, और महिलाएं उसकी विधिवत पूजा करती थी। केवल पूजन के कार्य आता था, या विवाह जब होता था तो मंडप का जो प्रमुख बांस होता था वो उसी ब्रह्म स्थान में गाड़ा जाता था, और 4 बांस उसके अगल बगल गाड़ करके मंडप निर्माण किया जाता था, जिसमें शुभ कार्य विवाह जैसे यज्ञ होते थे। तो जिन लोगों का मन कमज़ोर है उनको अपने घर के ब्रह्म स्थान को हमेशा खाली, हल्का और साफ रखना चाहिए। इस दोष से बचने के लिए घर के पूजा स्थान में अंगूठे के बराबर पारे का शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हर समय शिवलिंग पर जल की धारा गिरती रहे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है और छोटे से ब्रेक का, हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहें कालचक्र। घर में बीमारी है तो कहाँ है वास्तु दोष? घर में दरिद्रता है तो कहाँ है वास्तु दोष? घर में झगड़े हैं तो कहाँ है वास्तु दोष? अपने 20 कष्टों से जानिए घर में छिपे 20 वास्तु दोष। देखिए काल चक्र। घर में बीमारी है तो कहाँ है वास्तु दोष? घर में दरिद्रता है तो कहाँ है वास्तु दोष? घर में झगड़े हैं तो कहाँ है वास्तु दोष? अपने 20 कष्टों से जानिए घर में छिपे 20 वास्तु दोष। देखिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। अगर आपके भी सारे काम बिगड़ रहे हैं, खूब मेहनत करने के बाद भी किसी न किसी कारण से रुकावटें आ ही जाती हैं, तो आपको घर की किस दिशा पर बहुत ज़्यादा गौर करना है और कौन से उपाय आपको करने हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, काम लगातार बिगड़ रहे हैं तो घर की किस दिशा पर गौर करें हम? देखो, अगर आपकी जन्म कुंडली अच्छी चल रही हो, दशा अच्छी चल रही हो और ग्रहों की स्थिति अच्छी हो, उसके बाद अगर आपके काम में रुकावट आ रही है तो आपको फिर अपने वास्तु पर भी फोकस करना चाहिए। अगर आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं तो आपके घर के ब्रह्मस्थान को ठीक करना है। इस दोष से बचने के लिए घर के मध्य में कोई सामान मत रखिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। जय मां विंध्यवासिनी। घर की किस दिशा का वास्तु दोष आपके सुख चैन को छीन सकता है? साथ ही ऐसे वास्तु दोष को खत्म करने के लिए कौन से उपाय आपको करने हैं, आइए पंडित जी से अभी जानते हैं। पंडित जी, अगर सुख चैन गायब है तो ऐसा कौन सा वास्तु दोष है जिसका निवारण हम करें फिर? देखो, फिर वही बात आ गई।
अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पापक ग्रहों से विद्ध और पापक ग्रहों से युक्त होगा तो सब सुख होते हुए भी आपको सुख नहीं महसूस होगा। आपके घर में कुछ होने के बाद भी सुख और समृद्धि की अगर कमी है तो अपने घर की दक्षिण दिशा पर ध्यान दीजिए। दक्षिण दिशा में भारी सामान रखिए। इस दिशा के खिड़की और दरवाजे हमेशा बंद रखिए। दक्षिण दिशा पर जितना आप ध्यान देंगे उतना ही ज़्यादा आपको सुख महसूस होगा। इस दोष से बचने के लिए घर की दक्षिण पूर्व दिशा में मनी प्लांट का पौधा आप जरूर लगाइए। जितने ज़्यादा पौधे मनी प्लांट के होंगे उतना ही ज़्यादा आपके मन में सुकून मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर की किस दिशा का वास्तु दोष घर के बच्चों को बिगाड़ता है और उनके व्यवहार पर बुरा असर डालता है, साथ ही इससे बचने के लिए कौन से उपाय करने हैं, अब पंडित जी आपको ये बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पंडित जी, अगर आपके बच्चे बड़ों पर हावी रहते हैं, जुबान लड़ाते हैं, झगड़ा करते हैं, तो अपने घर के दक्षिण पश्चिम पर ध्यान दीजिए। इस दोष से बचने के लिए मंगलवार के दिन घर की दक्षिण दिशा में अनार का पेड़ लगा दीजिए। निश्चित रूप से अनार के पेड़ में फूल आते ही आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली मनाली यदुवंशी। इन्होंने हमें ईमेल करके अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में और भविष्य के बारे में जानना चाहा है। चलिए पंडित जी से जानते हैं इनकी समस्या का समाधान आखिर क्या हो सकता है। पंडित जी, मैं इनका डिटेल इनकी बता देती हूँ। मनाली यदुवंशी इनका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 4/3/1991, समय है 11:20 रात का और प्लेस है बागपत उत्तर प्रदेश। सवाल इनके हैं 3। एक बार शादी होकर तलाक हो चुका है, दोबारा शादी का कब योग बनेगा, क्या ये मांगलिक है, ये भी पूछ रही हैं। दूसरा सवाल है अभी हेल्थ सेक्टर में जॉब करती हैं, क्या सरकारी नौकरी का योग इनके लिए है या नहीं है। तीसरा सवाल इनका ये है कि घर में बीमारी का वास है, आए दिन अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं, इसके लिए क्या उपाय करें। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि मनाली, आपका जन्म जो है तुला लग्न और तुला राशि में हुआ है। आपके जन्म लग्न का स्वामी शुक्र भले ही उच्च राशि में है लेकिन वो 6ठे स्थान में, रोग शत्रु के स्थान में है। और आपके पति भाव का स्वामी मंगल मृत्यु स्थान में मांगलिक होकर के मंगल बैठा हुआ है। आप मांगलिक हो और तगड़ी वाली मांगलिक हो। और आपके विवाह टूटने का सिर्फ और सिर्फ कारण था कि मंगल और शुक्र का 6ठे और 8वें होना। जहां तक दूसरे विवाह का प्रश्न है तो अभी दूसरे विवाह का तात्कालिक संयोग बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ये विवाह होने में 1 से 1.5 वर्ष की देरी लग सकती है। जहाँ तक आपने नौकरी की बात पूछी है तो उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा है और आपके 3य भाव का स्वामी बृहस्पति है। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों केंद्रस्थ हैं लेकिन केतु के साथ गुरु है। गुरु जबकि उच्च राशि में है। सरकारी सेक्टर में नौकरी लगने का बहुत आंशिक योग है, कोई खास योग नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में ही आपकी उन्नति संभव है। घर में जहाँ तक बीमारी की बात है तो तुम्हारे सुख स्थान में शनि और राहु है। तुम्हारे घर में भयंकर वास्तु दोष है और ये वास्तु दोष खास करके तुम्हारे घर के उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा का वास्तु दोष घर में आए दिन लोगों को बीमारियां दे रहा है। अपने घर का वास्तु दोष आपको ठीक कराना चाहिए जिससे घर में बीमारी का माहौल बना हुआ है। और घर के लोगों को चाहिए कि साल में 2 बार, एक बार फागुन की शिवरात्रि पर और एक बार सावन की शिवरात्रि पर घर में मिट्टी का शिवलिंग बना करके और उनका रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक करते समय जल या गंगा जल में कुशा डाल करके और उस जल से अभिषेक करें तो परिवार में कोई व्यक्ति बीमार नहीं रहेगा। आप ये उपाय आजमा के देखिए। साल में 2 बार घर में रुद्राभिषेक करिए। परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहें, रुद्राभिषेक में सभी लोग सम्मिलित हों। निश्चित रूप से ये उपाय जिस दिन आप शुरू कर देंगे उसके बाद से बीमारियां अपने आप छूमंतर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर आपके घर में दुर्घटनाएं लगातार बढ़ने लगी हैं या हमेशा घर में किसी न किसी को चोट लगती रहती है तो इसके लिए आपके घर की किस दिशा का वास्तु दोष जिम्मेदार है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, आपके घर में आग लगने या सर्किट जैसी घटनाएं बार बार हो रही हैं तो अपने घर के आग्नेय कोण पर ध्यान दीजिए। आग्नेय कोण में एक वास्तु दोष निवारण यंत्र स्थापित करें।
मंगलवार के दिन गेहूं और गुड़ धर्मस्थान में दान करें, इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और घर के किस दिशा का वास्तु दोष परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है, और इस वास्तु दोष से बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, पंडित जी बता रहे हैं। पंडित जी, आपके परिवार में कम आयु में ही अगर कई लोगों के जीवन पर संकट आया है और मृत्यु हुई है, तो अपने घर की पूर्व दिशा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पूर्व दिशा में बाथरूम, स्टोर रूम या गंदगी होगा तो ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा और कारण है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो कारण है कि अगर आपके घर के वायव्य कोण में, माने नॉर्थ वेस्ट में, कोई आपने मंदिर बनवाया है, आपने किसी देवता की स्थापना कराई है, आपने किसी देवता की प्राण प्रतिष्ठा कराई है, तो निश्चित है कि ऐसे घर में सबसे प्रमुख सदस्य जो होगा ना, उसकी अकाल मृत्यु होगी। क्योंकि वायव्य कोण जो है ये रुदन कोण कहलाता है, और रुदन कोण में जब देवता स्थापित हो जाते हैं तो देवता भी रोते हैं और हर समय वो दुखी और त्रस्त रहते हैं। इसलिए कोई भी प्राण प्रतिष्ठा कराने के पहले किसी वास्तु एक्सपर्ट से राय लेकर के ही मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए। हाँ, पूजा स्थान भी आपको नॉर्थ वेस्ट में नहीं रखना चाहिए। भले आप पूजा ना करें, वो तो हो सकता है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में मंदिर रख करके अगर आप पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से ये अनर्थ को निमंत्रण है। तो सूर्य यंत्र स्थापित पूर्व दिशा में आप कर सकते हैं। और इस दोष से बचने के लिए सावन के महीने में महामृत्युंजय यज्ञ 1,40,000 मंत्र जप अपने घर में करवाएं। इससे क्या होगा कि मंत्रों के उच्चारण से घर की नेगेटिविटी दूर होगी और आप सभी का कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो पंडित जी से बातचीत करना चाहते हैं। राजू जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। कहां से बात कर रहे हैं और फिर अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। मैं पिहानी से बात कर रहा हूँ, पिहानी हरदोई से, और मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/8/1973 है और जन्म का स्थान है पिहानी, सुबह टाइम है। मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मेरा परिवार में दुखी रहता है। मेरे लड़के 2 हैं, एक लड़की है, मेरी पत्नी छोड़ दी है, और इसका कारण सही बताइए पंडित जी। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरे नौकरी से बैंक ऑफ इंडिया में प्राइवेट था जॉब, वो भी छूट गया है। मैं बहुत परेशान रहता हूँ इस समस्या से। देखिए, आपके प्रश्न के हिसाब से जो मुझे दिखाई दे रहा है, चंद्रमा और बृहस्पति दोनों का सदाष्टक योग है। अभी तक आपका भाग्योदय ही नहीं हुआ है। अभी तक जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपने संघर्ष झेले हैं, और अभी आपके जीवन में कोई मुकाम ही आपको हासिल नहीं हुआ है। आपका भाग्य शनि है जो चंद्रमा पर पूरी दृष्टि दे रहा है, और धन भाव का स्वामी आपके चंद्रमा वृश्चिक राशि में, नीच राशि में, शत्रु स्थान में है। बैंक बैलेंस होने की तो कभी बात ही नहीं रही। देखिए, सही बात यह है कि आप अगर नित्य 40 दिनों तक लगातार शिव मंदिर जा कर के जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं और एक घी का दिया जलाएं, और शिव मंदिर में ही बैठ करके 40 मिनट नमः शिवाय का जप करें, तो मुझे विश्वास है 40 दिनों के अंदर ही आपको रोजगार के अवसर मिलेंगे और आप अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे। आप भगवान शिव को कसकर पकड़ लीजिए, भगवान शिव की आराधना में एकदम रम जाइए और अपने पूरे जीवन को भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव की कृपा होते ही आपका सारा दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे और केवल किस्मत का रोना रोएंगे तो कुछ नहीं होगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। कुछ तो श्रेष्ठ कर्म करना पड़ेगा। पूर्व जन्म का प्रारब्ध अच्छा नहीं है तो इस जन्म में कुछ अच्छे प्रारब्ध तो बनाने पड़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपको अच्छे किराएदार नहीं मिलते या किराएदारों से हमेशा आपका झगड़ा होता रहता है, तो घर की किस दिशा का वास्तु दोष जिम्मेदार हो सकता है, ये जानेंगे पंडित जी से, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। घर में
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। क्या आपको अच्छे किराएदार नहीं मिलते हैं या किराएदारों से हमेशा आपका झगड़ा होता रहता है? तो इसके लिए आपके घर की किस दिशा का वास्तु दोष जिम्मेदार है? आइए पंडित जी से अब ये समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, ये बड़ा रोचक सवाल है, क्या किराएदारों से भी झगड़ा वास्तु दोष के हिसाब से होता रहता है? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो जो भी किराएदार आएगा, सभी किराएदार तो बुरे नहीं होते हैं ना, लेकिन आपकी अनबन सबसे रहेगी। और उसका कारण क्या है? वास्तु दोष का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ रहा है और आप ऐसा व्यवहार करेंगे कि हर किराएदार से अनबन होगी। तो इस पर आपको अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा पर ध्यान देना है। दक्षिण पूर्व दिशा का मतलब कि दक्षिण पूर्व दिशा में अगर जल का स्रोत होगा, जल का कोई संस्थान होगा, जब पानी की बोरिंग होगी, पानी की टंकी होगी या ग्राउंड वाटर टैंक होगा, तो निश्चित रूप से ये दोष होगा जो या तो किराएदारों से झगड़ा करवाएगा या परिवार में ही कलह करवाएगा। तो भाई, इसके लिए आपको एक शुक्र यंत्र इसी दिशा में स्थापित करना चाहिए और घर की छत पर एक महावीर झंडा जरूर लगा देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए पंडित जी ने आपको वास्तुदोष से जुड़ी हुई बहुत ही आज सटीक और कई ऐसी जानकारियां बताई हैं जिस पर आपको गौर करना होगा, और आज पंडित जी को सुनने के बाद आप ज़रूर गौर करेंगे आप अपनी घर की दिशाओं पर। तो पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का विषय हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।